नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। महानगरों में रहने वाले तमाम लोगों को, नेताओं को और डिजाइनर पत्रकारों को कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर उनके घर में कोई बम आकर गिर जाए और विस्फोट से उनका घर और परिवार उजड़ जाए तो वो क्या करेंगे। भारत के बड़े बड़े शहरों की जो जीवन शैली है उसे लेकर हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं और मान लेते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस तरह निश्चिंत होकर अपना जीवन जीने की कोई गारंटी नहीं मिलती। इस जीवन का एहसास दिलाने के लिए आज हम आपको जम्मू में पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव में लेकर चलेंगे। ये गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इस गांव में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हुई है और इस गांव की ज्यादातर दुकानों पर ताले लगे हैं, स्कूल बंद हैं और फसलें इस तरह जल गई हैं जैसे किसी की उम्मीदें जल जाती हैं। हमारी टीम के लिए इस गांव से रिपोर्टिंग करना बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि जिस वक्त हमारे संवाददाता पाकिस्तान की सीमा से कुछ दूर खड़े होकर ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान रेंजर्स की नजरें उन पर टिकी हुई थी। सीमा के उस पार घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी स्नाइपर्स की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर थीं। हमने आपको कल भी बताया था कि हम बॉर्डर के साथ लगे इलाकों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अपनी इस स्पेशल सीरीज के तहत आज हमने आरएसपुरा सेक्टर में बसे भारत के आखिरी गांव के दर्द को रिकॉर्ड किया है और ये दर्द पूरे देश को महसूस करना चाहिए। हमारे कई दर्शकों ने यह चिंता जताई है कि बॉर्डर के इलाकों में हमारी इस रिपोर्टिंग से संवेदनशील जानकारियां लीक हो जाएंगी, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि बॉर्डर के इलाकों से हमारी इस सीरीज के तहत हमने एक भी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की है और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये विश्लेषण किया है। ये हम आपको आज आश्वासन देना चाहते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर इस विश्लेषण को देख सकते हैं। आज देश के मन में कुछ सवाल चुभ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आत्महत्या करने वाले किसी व्यक्ति को शहीद कहा जा सकता है? क्या पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या को राजनीति के खिलाड़ियों ने महिमा मंडित किया है? और क्या आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर देश के सामने एक गलत मिसाल पेश की गई है? अब इसके बाद कुछ और पूर्व सैनिक भी ऐसा ही करने लगे तो क्या होगा? इन सवालों के जवाब ढूंढना आज पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी गंभीर और महत्वपूर्ण सवालों का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी डिजाइनर नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों पर नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए हम इन सवालों पर आधारित एक एक्स्ट्रा विचार आज आपके सामने रखेंगे। और आज हम साइकिलिंग के शुभ लाभ के बारे में बताने वाला एक सेहतमंद डीएनए टेस्ट करेंगे। हम डीएनए में अक्सर ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं जिनसे आपकी सेहत और आपका जीवन बेहतर होता है। हमारे देश में पर्यावरण और आपकी सेहत से जुड़ी खबरें दिखाना फैशन में नहीं है। हम इसे बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में वो दिन भी आए जब आपकी सेहत और प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में प्रमुख स्थान पर होगा और देश में जाति और धर्म की जगह प्रदूषण से लड़ने वाला और सेहत सुधारने वाला वोट बैंक बनेगा। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। भोपाल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। दिवाली की रात जब आतंकी भागे तब जेल की सुरक्षा के लिए 250 प्रहरियों में से सिर्फ 30 ही ड्यूटी पर थे। भोपाल जेल के लिए 250 प्रहरी होने चाहिए, लेकिन 50 पद अभी भी खाली हैं। 200 प्रहरियों में 70 ट्रेनिंग पर हैं और 80 जेल गार्ड शिवराज सरकार के मंत्रियों और अफसरों की ड्यूटी में लगाए गए हैं। बाकी बचे 50 में से भी 20 गार्ड उस दिन छुट्टी पर थे। मेरे यहाँ तो मात्र 3 हैं, 2 ऑफिस में हैं और 1 ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो गाड़ी लगी है मंत्री की ड्यूटी में, तो ड्राइवर तो होगा ही। और ऑफिस के लिए 2 की जरूरत होती है, तो ऑफिस में 2 हैं। इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। कांग्रेस ने इसे गंभीर चूक माना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। जेल में ड्यूटी थी, उनको क्यों नेताओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया, ये जवाब सरकार को देना होगा और कुल मिला के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा बनता है। ये कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल ने कहा, मोदी सरकार ओआरओपी पर झूठ बोल रही है। सरकार ने सिर्फ पेंशन बढ़ाई है, जिसे 1 रैंक 1 पेंशन का नाम दिया जा रहा है। हिंदुस्तान का हर जवान, हर जनरल, हर कर्नल, हर कैप्टन जानता है और इस बात को समझता है
नरेंद्र मोदी जी, आप झूठ बोलना बंद करिए, 1 रैंक 1 पेंशन करिए। इससे पहले यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के मामले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि राहुल गांधी पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। राहुल जी ने भी इतना आगे नहीं आना चाहिए था इस इशू को लेकर, खत्म हो गई थी बात। सुसाइड हुआ है, दुखद है, मैं कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, इतना उसको राजनीतिक माहौल खराब करने की जरूरत नहीं थी। मुंबई में आज टाटा सन्स के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस के सामने मीडिया कर्मियों से जमकर गुंडागर्दी हुई। मीडिया कर्मियों की पिटाई हुई और कैमरे तोड़ दिए गए। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब बॉम्बे हाउस में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री और अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा बोर्ड की बैठक के लिए आए। टाटा के कर्मचारियों ने साइरस मिस्त्री की मौजूदगी में मीडिया से मारपीट की। बाद में टाटा सन्स के पीआरओ ने मीडिया से हुई बदसलूकी पर अफसोस जताया और माफी मांगी। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से शनिवार को एमसीडी के स्कूल बंद रहेंगे। एमसीडी ने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो स्कूल बंद रखने का फैसला बढ़ाया भी जा सकता है। प्रदूषण के चलते ही दिल्ली एनसीआर में कुछ स्कूल आज बंद रहे और कुछ स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनकर आने को कहा गया। जो मेरी बेटी के स्कूल से डीपीएस 45 से 47 से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को मास्क लगा के स्कूल भेजें ताकि वो पोल्यूटेड एयर उनके अंदर ना जा सके। एनजीटी ने भी वायु प्रदूषण पर सुनवाई की। एनजीटी ने प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को हर संभव उपाय करने को कहा। ये अलग राज्यों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि वहाँ पे क्रॉप बर्निंग होता है। कोर्ट ने सेक्रेटरी जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के, चारों स्टेट के जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरी को नोटिस इशू करा है। एनजीटी ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई। कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दोनों सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं। जीएसटी काउंसिल की दूसरे दिन की बैठक में ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति नहीं बन पाई है। यानी ये तय नहीं हो पाया कि केंद्र और राज्य के अफसर कैसे एक ही टैक्स के लिए काम करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ड्यूअल कंट्रोल को छोड़कर 10 अहम मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। Important issue which has to be resolved. You have multiple assessing officers, 2 different sets of bureaucracies, both administering one tax. And you want to smoothen the situation now. इस मुद्दे पर काउंसिल की अगली बैठक 24-25 नवंबर को होगी। इससे पहले इस मुद्दे पर 20 नवंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक होगी। कश्मीर के करगिल में आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पाकिस्तान शिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और ये सब सऊदी अरब के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान ने शिया धर्मगुरु शेख मोहसिन अली नजफी का नाम आतंकियों की सूची में डाल दिया है और उनकी नागरिकता रद्द कर दी है। इसके विरोध में कल करगिल के जामा मस्जिद से मार्च भी निकाला गया था। चीन ने कहा है कि वो एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री के खिलाफ नहीं है। कोलकाता में चीन के वाणिज्य दूत जेनुआ मा ने कहा कि एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। आज चीन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। एनएसए अजीत डोवल और चीन के सुरक्षा सलाहकार यांग जायची आज हैदराबाद में मिले। माना जा रहा है कि दोनों के बीच भारत की एनएसजी में सदस्यता को लेकर बात हुई। साथ ही दोनों एनएसए ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने पर भी बात की। हालांकि बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। चीन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि लद्दाख के डेमचौक में उसकी सेना घुसी थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो स्थिति है वो बदल जाए। लेह से 250 किलोमीटर पूर्व में डेमचौक में मनरेगा के तहत सिंचाई नहर के खोदे जाने को लेकर चीन की सेना ने ऐतराज जाहिर किया था और भारत वाले हिस्से में घुसपैठ करके काम रुकवा दिया था। चीन की सेना के 55 फौजियों की घुसपैठ पर वहां सेना और आईटीबीपी के जवान भी मौके पर पहुंचे थे। वहीं भारत का कहना है कि रक्षा परियोजनाओं को छोड़कर किसी भी तरह के काम के लिए चीन की इजाजत की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट कर दिल्ली पुलिस से कहा कि जजों की फोन टैपिंग के सबूत आईबी से मांगिए। एक अखबार में खबर छपी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उनसे सबूत मांगे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार किया। 31 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट की 50वीं सालगिरह पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के सामने जजों की फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। युद्ध चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, उसमें मरता आम इंसान ही है। फिर चाहे वो इराक और सीरिया सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी गृह युद्ध हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ हो रहा अघोषित युद्ध हो।
जिस तरह इराक और सीरिया में आतंकवाद ने निर्दोष लोगों और मासूम बच्चों की जान ली है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान से सटी सीमा के करीब रहने वाले हिंदुस्तानी भी पिछले कुछ महीनों से हर रोज घुट घुट कर जीने पर मजबूर है और उनकी स्थिति भी विस्थापितों जैसी हो गई है। ये भी एक विडंबना है कि भारत के तमाम नेता दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की तकलीफ सुनने का वक्त नहीं है, वहां जाने का वक्त नहीं है, वहां समय बिताना नहीं चाहते। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में अपने घर से निकलकर मीडिया के कैमरों के सामने धरना प्रदर्शन करना बहुत सुविधाजनक है और इससे वोट बैंक का बैलेंस भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बॉर्डर के आसपास जाकर वहां के लोगों के साथ समय बिताना और उनकी तकलीफें समझना बहुत मुश्किल काम है। इसमें कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और ये वोट बैंक की राजनीति में भी कई बार काम नहीं आता। खैर, नेता जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, हम अपना फर्ज ऐसे ही निभाते रहेंगे। आज डीएनए में सबसे पहले हम उन लोगों की आवाज बनना चाहते हैं जो बॉर्डर से सटे इलाकों में रहते हैं और आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की चीखें दिल्ली में बैठे डिजाइनर नेताओं को सुनाई नहीं देती। सैनिकों, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बॉर्डर के इलाकों में लोग कितनी दहशत में जी रहे हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों का इंस्पेक्शन कर रही है, वहां पर मौजूद है। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे रिपोर्टर्स दिन रात बॉर्डर के इलाकों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं और उनकी तकलीफों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक महिला की बात सुनवाना चाहता हूं जो जम्मू में पाकिस्तान की सीमा से सटे एक गांव में रहती है। इस महिला की कही गई एक एक बात आज फिजूल के मुद्दों पर राजनीति करने वाले नेताओं को शर्मिंदा कर देगी। ये 50-60 साल से इस हालात में रह रहे हैं, इस दुर्दशा के शिकार हैं, फिर भी आप इस देश के नेताओं का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अब मुद्दा हम लोग इसलिए नहीं बन पाए कि हमारे लोग किसान लोग हैं, यहाँ पे जमींदारी करते हैं और इनकी ज़िंदगी यहाँ तक की एक जमींदारी की और जब फायरिंग शुरू हुई तो आए और पनाह ले ली। लेकिन मैं इस देश के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में एक जो फौजी है उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, हमारे बॉर्डर के ऊपर इतने लोग शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान की फायरिंग से, क्या उसके लिए कोई नेता आके मुद्दा बना, कोई लीडर आके मुद्दा बना? कोई लीडर नहीं आया आज तक रोड के ऊपर उतरा कि भाई हम लोग इनको इंसाफ दिलाएंगे। क्या एक जम्मू कश्मीर में 2 कानून होते हैं? जब कांग्रेस की सरकार होती है, किसी की सरकार होती है, तो अखनूर वाली साइड में कानून एक और हो गया था, आरएसपुरा वाले की साइड में एक और हो गया था कानून। आज तक कोई नेता, कोई लीडर बड़ा। अब हमें भी एक मुद्दा बनाने के लिए हमारे में से कोई सुसाइड करेगा तब कोई नेता आगे आएगा हमारे को इंसाफ दिलाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। और ना किसी नेता ने ये बोला कि इस लोगों के लिए ये होना है। जो सरकार आती है वो बोलती हाँ हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नेता, कोई लीडर रोड के ऊपर में हमारे साथ नहीं उतरा कि हम लोग रोड के ऊपर में अपने लिए इंसाफ या इस लोगों के लिए इंसाफ मांगे। जब बन जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि भाई इनको इंसाफ कैसे दिलाया जाए। देश के नेता जो है वो हमारे साथ कंधा मिलाते ही नहीं है। एक छोटी सी बात होती है तो उसके लिए 4-4 दिन के लिए ये लोग बाजार बंद करवा देते हैं। कभी किसी ने ये बोला कि भाई बॉर्डर के किसान के लिए बाजार बंद होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में आपने सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी से जुड़ी खबरें अलग अलग न्यूज चैनल्स पर देखी होंगी, अखबारों में उनके बारे में पढ़ा भी होगा। जी न्यूज की टीम भी लगातार इस मुद्दे से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। इसके लिए हमारी टीम पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद है और वहां से आप सभी के लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कल जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने पंजाब के गुरदासपुर से सरहद का इंस्पेक्शन किया था और आज हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया गांव का ऑन द स्पॉट विश्लेषण आपके लिए करेंगे, जो जम्मू में पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ भारत का आखिरी गांव है। यह गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इस गांव में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हुई है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले ज्यादातर लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। इस गांव की ज्यादातर दुकानों पर ताला लगा है, स्कूल बंद हैं और जली हुई फसलें पाकिस्तान की अमानवीय हरकतों की गवाही दे रही हैं। हमारी टीम के लिए इस गांव से रिपोर्टिंग करना बहुत जोखिम और खतरे भरा काम था, क्योंकि जिस वक्त
हमारे संवाददाता पाकिस्तान की सीमा से कुछ दूर खड़े होकर ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स की नजरें उन पर टिकी हुई थी। सीमा के उस पार घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी स्नाइपर्स की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर थी, लेकिन जान की परवाह किए बगैर जी न्यूज की टीम ने इस गांव की तकलीफ पूरे देश तक पहुंचाने का फैसला किया। यहां पर मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी सीमा और सेना और सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई है। हमारे कई दर्शकों ने यह चिंता जताई है कि बॉर्डर के इलाकों में हमारी इस रिपोर्टिंग से संवेदनशील जानकारियां लीक हो सकती हैं, लेकिन हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि बॉर्डर के इलाकों से हमारी इस सीरीज के तहत हमने देश की सुरक्षा से जुड़ी एक भी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की है और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह विश्लेषण किया है। हम सीमा पर रहने वाले लोगों की तकलीफ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि इससे हमारे देश को कोई नुकसान ना हो। इसलिए अब आप निश्चिंत होकर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि महानगरों में रहने वाले लोग कितने सुकून से रहते हैं, जबकि बॉर्डर के आसपास रहना कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन ध्यान रखिए, बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी इसी देश की सरकार के लिए वोट डालते हैं और उनके भी वही अधिकार हैं जो आप सबके हैं। सरहद पार रहने वालों की रात इन्हीं आवाजों के साथ डर और दहशत के माहौल के बीच खामोश हो जाती है। और जब सुबह होती है तो चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की ओछी हरकतों को बर्दाश्त करता एक ऐसा ही गांव है अब्दुलिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बसा अब्दुलिया गांव पाकिस्तान की सीमा से सटा जम्मू का आखिरी गांव है, जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा है। जरा सोचिए, जब पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोलियां यहां रहने वाले लोगों पर आकर गिरती होगी तो इनकी क्या हालत होती होगी। हालांकि दुख की बात यह भी है कि अलग अलग मुद्दों पर अपनी दुकान चलाने वाले डिजाइनर नेताओं और पत्रकारों को सरहद पर रहने वालों की तकलीफ दिखाई नहीं देती। ऐसे लोगों की आवाज पूरे देश तक पहुंचाने के लिए हमने अब्दुलिया गांव जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर तबाही के जो निशान हमने देखे वो बेहद चिंताजनक थे। खाली पड़े गांव, पानी का इंतजार करती बाल्टी, सूने पड़े मकान, ताले लगे स्कूल और जली हुई फसलों के बीच से होते हुए जब हमने पाकिस्तान की तरफ नजर उठाकर देखा तो ऐसा लगा कि वो किसी भी वक्त हमारे ऊपर मोर्टार दाग सकता है। कभी भी पाकिस्तानी स्नाइपर्स हमें अपनी गोलियों का शिकार बना सकते हैं। लेकिन हम वहां अपने लोगों के बीच उनकी तकलीफ जानने के लिए गए थे। ऐसे में मौत भी हमसे एक कदम पीछे हट गई थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान जम्मू से सटे गांव को निशाना बना रहा है। अब हम जिस जगह मौजूद हैं वो आरएसपुरा सेक्टर का आखिरी गांव अब्दुलिया है और मेरे ठीक पीछे फेंसिंग है और उसके सामने पीछे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ पाकिस्तान के सीमा के अंदर है। ये पाकिस्तान का खुंजपुर गांव है और यहीं से लगातार पिछले कई दिनों से पाक रेंजर्स लगातार इस गांव पर गोलीबारी कर रहे हैं। स्थिति ये है कि पहले उनसे बचने के लिए यहाँ गांव के लोगों ने ये बंकर तैयार किए थे, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गोलाबारी की गई है कि उससे मजबूर होकर के यहाँ गांव के लोगों को इस जगह को छोड़ करके पीछे की तरफ जाना पड़ा है। अब हालात देखिए, दूसरी तरफ इनकी फसल पक के तैयार हो चुकी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से गोलीबारी की जा रही है और निशाना बना के की जा रही है, मजबूरी ये है कि अब इस खेत के अंदर वो पहुंच नहीं सकते। इस जगह जहां हम खड़े हुए हैं वो जगह इसलिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर के आपको सामने दिखा रहा हूँ खुंजपुर गाँव, जहाँ पाक रेंजर्स इस वक्त हमको देख रहे होंगे, निश्चित तौर पर देख रहे होंगे। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इन्होंने यहाँ पर स्नाइपर्स बैठाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ये स्नाइपर्स लगातार निशाना बनाकर गांव के लोगों को मार रहे हैं। सीमा पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा फायरिंग आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया सेक्टर में हो रही है। दिन हो या रात, पाकिस्तानी रेंजर्स आम लोगों को निशाना बनाकर मोर्टार दाग रहे हैं। ऐसे में हमने फैसला किया था कि हम अब्दुलिया गांव के गोलीबारी के खौफ के बीच न सिर्फ रात बिताएंगे बल्कि दिन भर रहकर लोगों की तकलीफ भी समझेंगे।
हम आपको यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठे नेता पता नहीं किन मुद्दों को उठा करके देश का मुद्दा बनाते हैं। वो लोग जो कि सरहद पर बैठे हुए हैं, वो किसान जिसकी पूरे साल की मेहनत यहाँ दांव पर लगी हुई है, कोई उसकी बात नहीं करता है। ये लोग भी न जाने कितनी ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसके लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई उस पर सवाल नहीं उठाता है, कोई उसके लिए आंदोलन नहीं करता है, कोई उसके लिए सड़क पर नहीं उतरता है। और फिर कहा जाता है ये कैसा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को न सिर्फ अपनी जान की फिक्र सता रही है, बल्कि अब्दुलिया गांव के बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला गया है। सामने पाक रेंजर्स की पोस्ट है और जिनके निशाने पर लगातार वो रहते हैं। अभी अब्दुलिया गांव में आप सामने देख रहे हैं, खुजपुर गांव में पाकिस्तान पहले गांव था, अभी रेंजर का पोस्ट है इधर। रेंजर की पोस्ट है, तो ये तो बिल्कुल आपके सामने ही है, बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक है। पूरा गोला, छोटी गोली भी आती है इसकी, छोटी गोली भी चलाती है। तो इस समय हम आप बात कर रहे हैं तो ये देख रहा होगा सामने से? हाँ, सभी वो देख रहा है, थोड़ा धुंध है ना, तो सभी नजर आ रहा है उसको। अभी बताइए मुश्किल क्या है? पिछले मैंने यहाँ पे 2014 में भी आया था, तब मैंने गांव खाली नहीं देखा था, लेकिन इस बार तो हर कोई बाहर गांव में मार रहा है ना जी, गांव में मारता जी गोले। मेरे घर में भी पड़ा था, इधर कितने मवेशी मर गए। तो अभी पता नहीं क्या करता कि नहीं करता, मैं तो डर ही है। नहीं तो ये पहली बार पहले भागे थे, हम फिर वापस आए। अच्छा, ये एक स्कूल पढ़ा हुआ है, स्कूल कब से बंद है ये आपका? स्कूल जब से फायरिंग शुरू हुई तब से बंद है। अब मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ रहने वालों के हालात जब देखते हैं, ये तो कभी भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं बिना वजह किसी बात। तो ऐसे हालात में आपकी फसल, आपके बच्चों का भविष्य जो सामने स्कूल है, ये सब तो चौपट है, खत्म पूरा। कहाँ से गांव वाले बच्चे बॉर्डर वाले पढ़ेंगे? ये रहेंगे इधर ही खेती बाड़ी करने के लिए, गोलियां खाने के लिए। तो इतने दिन हो गए, ये कोई पाकिस्तान के साथ गोलीबारी कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। पाकिस्तान हमेशा इस तरफ गोली बरसाता है। जब से पैदा हुए हमने यही देखा है आपने। पर क्या कभी किसी ने कोई समाधान आपको बताया कि भाई इसका कोई परमानेंट समाधान? ये तो नहीं मानेगा, ये तो इससे तो आप उम्मीद ही मत कीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, तबाही के निशान हमें परेशान करते रहे। घरों की दीवारों को छलनी कर देने वाले पाकिस्तानी मोर्टार ने बीते कुछ दिनों में बॉर्डर से सटे इलाकों में सैकड़ों मवेशियों की जान भी ले ली है, लेकिन अफसोस इस नुकसान की भरपाई किसानों को अब तक नहीं हुई है। वो लोग जिनकी जिम्मेदारी आप लोगों के जीवन को ठीक करने की, यानी यहाँ के नेता, यानी सरकार, हमारा जो MLA अभी तक नहीं पहुँचा इधर इस गाँव में। आज से 10-15 रोज का MLA हमारा नहीं पहुँचा इधर एक दिन भी। और लोग आए, SD वगैरह, SHO DSP वगैरह आए, लेकिन वो नहीं पहुँचा इधर। अब इसका कोई आपको हल नजर आता है कि कैसे बचें इससे? ये कौन निकाल रही? कोई गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, कोई बात नहीं कर रहा कोई, इसलिए तो हम वापस आ गए। अब रुकेंगे आप छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कहो रहेंगे इधर ही, फायरिंग होगा तो फिर देखेंगे, ज्यादा होगा तो फिर भाग जाएंगे, क्या करें। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और हमने एक अजीब सा डर पूरे गांव में महसूस किया। पाकिस्तान की सरहद से सटे अब्दुलिया गांव में रात के वक्त या तो अंधेरा दिखता है या फिर सन्नाटा। ये गांव पूरी तरीके से खाली है और पिछले कई दिनों से लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। वजह साफ है, क्योंकि जब चाहें दिन हो या रात, पाकिस्तान अचानक यहाँ पर गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। ये गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। 3 पोस्ट पाकिस्तान की, एक इस तरफ है, एक इसके बराबर में नंदपुर गांव है, और एक ठीक पीछे मेरे, जहां से पाकिस्तान की गोलियां सीधे इस गांव में आकर के बरसती हैं। गोलियां, न सिर्फ गोलियां बल्कि बड़े गोले, मोर्टार के गोले भी यहाँ पर आके गिरते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा है। स्थिति ये थी कि पहले लोगों ने कम से कम यहाँ पर एक बंकर तैयार किया था और 2014 तक लोग इस बंकर में आकर रुकते भी थे, लेकिन अब जितनी तेजी से और जितनी इंटेंसिटी के गोले बरसाए जा रहे हैं वो इस बंकर के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि लोगों को डर और खौफ की वजह से पलायन करके दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। अब्दुलिया गांव वैसे अगर हम कहें तो यहाँ पर लोगों के पास में जो आर्थिक पक्ष है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन जो ये पक्ष है इसमें वो लोग बहुत कमज़ोर हैं। अपनी गाड़ी कमाई का लोगों ने यहाँ मकान बनवाया, कुछ ना कुछ रोज़गार का जुगाड़ करने की कोशिश भी की खेती के अलावा, लेकिन वो सब कुछ पाकिस्तान ने बार बार
तबाह किया है। अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान फ़िलहाल 2 दिन से चुप है और 2 दिन से जब से पाकिस्तान की चौकियों को BSF ने ख़त्म किया है उसके बाद से गोली नहीं आ रही है इस तरफ, वरना ठीक सामने से गोलियां चलती थी और इसी रास्ते पर गोलियों के इतने खोखे दिखाई देते थे जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते जब पाकिस्तान गोलियां चलानी शुरू करता था। गुरुवार को रात के अंधेरे में भी अब्दुलिया गांव में दुश्मन की गोलियों का शोर इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि 1 नवंबर को BSF की गोलाबारी में पाकिस्तान की 14 पोस्ट बुरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान इस गांव में गोलियां नहीं बरसाएगा। गांव के लोगों में डर है और यही वजह है कि शाम 4 बजे के बाद गांव में चंद लोग ही नजर आते हैं। ये एक मंदिर भी आपको दिखा दें, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। स्थिति ये है कि अब देखिए शाम ढलने के बाद कोई यहाँ नहीं रुकता है। इस मंदिर में भी लोगों ने 6 बजे तक दिया जलाया और उसके बाद लोग यहाँ से निकल गए। अब अगर इस गांव में आपको कुछ सुनने को मिलता है, चूँकि फेंसिंग भी हम आपको दिखा देते हैं, फेंसिंग यहाँ पर ही है। फेंसिंग के उस पार सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से जो नमाज की आवाज़ आती हैं वही सुनाई देती हैं, उसके अलावा गांव में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि इस बीच हमें अब्दुलिया में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी दिलेरी दुश्मनों के मंसूबे को चकनाचूर करने वाली है। ये हैं जो कि बड़े आराम से निडर होकर के इस समय मिल्क केक बना रहे हैं। गोलियों का या जो पाकिस्तान के गोले आते हैं उनका डर नहीं लगता आपको? आपको क्या डर लगेगा साहब, चलते रहते हैं, वो काम तो करेंगे, क्या भूखे से मरेंगे। और इस गांव में इकलौते आप शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त पे ये मिल्क केक बना रहे हैं। जब यहाँ से भी आती हैं और यहाँ से भी गोलियाँ ऐसे निकल जाती है, इधर भी निकलती है, पीछे भी मकान निकल जाती हैं, ऊपर से निकल जाएंगी, थोड़ी शहर मार दो बस। और अब अगर अभी उधर से फिर चलनी शुरू हुई तो चल इधर बैठ जाएंगे, फिर इधर बैठ जाएंगे, डक्के में बैठ जाएंगे, चलता रहेगा काम। और ये चलाते रहेंगे, चलते रहेगा, ये चलता रहता है। आगे पहले तो अभी तो बंद है, जो चलती थी सीधी जाती गोली, नहीं जाती। यहाँ खोखे पड़े रहते थे, खोखे इधर गड़े, 2 इधर गिरे थे, हमने टूट के दब के लगे खिड़के। डर नहीं लगता आपको? क्या डर लगता है साहब, इसे चलता रहता हूँ, गोली में रहते हैं। पर गांव के सब लोग चले गए, आप लेकिन रुके हुए हैं। क्या कहना है, रुकना है। आरएसपुरा के अब्दुलिया गांव के बाद हम अरनिया सेक्टर पहुंचे। रात के वक्त अरनिया में जिस जगह से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वो जगह हर वक्त पाकिस्तानी स्नाइपर्स के निशाने पर रहती है। अब मैं आपको फिर उस तरफ लेके चल रहा हूँ जो एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील कह लीजिए, ख़तरनाक कह लीजिए, या फिर पाकिस्तान की जो गोलाबारी होती है उसका सीधे सीधे आपको तस्वीर दिखाई देगी। फेंसिंग के फिर आपको पास लेके चल रहा हूँ। लाइट्स थोड़ी दूर रखिएगा क्योंकि इससे वो लोग फिर से आपको देख सकते हैं। थोड़ा सा दूर से आपको दिखाएंगे क्योंकि उनके स्नाइपर्स हैं और वो अपनी दूरबीन लेकर के बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पर लाइट बंद करके अमूमन लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। रात के वक्त में जब निकलते हैं तो इस सड़क पर गाड़ियों की लाइट्स बंद कर दी जाती है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी मूव करती हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि मत कीजिएगा क्योंकि वो लोकेट कर लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी से आइएगा। एक बार जल्दी से वो लाइट्स ज़रूर जलती दिखाइए फेंसिंग की जो सामने है और उसका तुरंत नीचे हो जाइएगा। ये देखिए, ये सामने की तरफ लाइट्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं फेंसिंग की, कि यहाँ से लोग लोकेट कर सकते हैं हमको। पीछे हो जाइए थोड़ा सा। और यहीं से इनकी गोलियाँ चलनी शुरू होती हैं। अब आप समझिए कि वहाँ से गोली चलेगी और गांव का ये हिस्सा है जहाँ पर आकर के गोलियाँ गिरती हैं। लोगों के घर आप देख ही लें किस तरीके से लोगों ने इतने अपनी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा करके इस घर को तैयार किया होगा। खूबसूरत घर है लेकिन ताला लगा हुआ है। मजबूरी ये है कि ताला इसलिए, थोड़ा सा इधर हो जाइए, ताला इसलिए क्योंकि देखिए ठीक सामने वो पाकिस्तान की पोस्ट है यहाँ से जो दिखाई दे रही है, और बीच में कुछ है नहीं, खेत है सिर्फ, और रेंज इतनी कम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर आप मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपने स्नाइपर्स को बैठा कर रख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं और फिर टारगेट करके लोगों को मार रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अरनिया की आबादी 30 से 35 हजार है, लेकिन अब यहाँ 100 लोग भी नहीं बचे। एक बार मैं कहूँगा कि एक बार पहले इस पूरी जगह को आप दिखाइए। अच्छी खासी आबादी है वैसे अरनिया में, लेकिन उसके बावजूद अब पिछले कुछ दिनों से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ से चले गए। पहले तो मुझे हालात बताइए क्या है यहाँ के।
हालात तो सर बिल्कुल नाजुक है इस गांव के। JNK का सबसे बड़ा टाउन है, बोटिंग में लगा लो, वैसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा टाउन है। तो आज गांव में कम से कम भी 100 से कम ही आदमी होंगे। कोई दिखाई नहीं देगा आपको 4 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। वैसे नॉर्मल कितनी आबादी होगी यहाँ की? होगी लगभग कोई 30-35 हज़ार होगी इधर। 30-35 हज़ार की आबादी। JNK का सबसे बड़ा टाउन है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाउन है ये। और अब शाम को ये आपने माहौल तो देख ही लिया इधर का कैसा है। शाम को 4 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है इधर, कोई भी नहीं मिलता। नहीं तो 12 बजे तक तो ये इधर रौनक चलती थी हमारे इधर। इतना बड़ा गांव है ये। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आप देखिए और अगर आप सामने देखेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल वो ठीक सामने है और पाकिस्तान के गोले वहीं से इस गांव को अपना निशाना बनाते हैं। बिल्कुल ठीक सामने ये जो येलो लाइट आपको दिखाई दे रही है, ये 0 लाइन है और यहीं से पाकिस्तान की, इसके आगे बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू होती है, पाकिस्तान की पोस्ट बनी हुई है और वहीं से पाक रेंजर्स लगातार अन्य को शिकार बनाते हैं। अच्छा, ये भी देखने में आ रहा है कि बॉर्डर के पास इन्होंने स्नाइपर्स लगाए हुए हैं जो कि बिल्कुल निशाना लेकर के लोगों। बिल्कुल डेफिनेटली। वो मेरा फ्रेंड है इधर सही के पास, वो हमें बता रहा था, बोलता शेलिंग से इतना डर नहीं लगता, ये मोटार फेंकते थे। अब तो बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। जैसे हम सिंगल जाते हैं, वो स्नाइपर लगाए हुए हैं, वो सीधा हिट कर देते हैं। बिल्कुल। जो हालात हमने आपको आरसपुरा में दिखाए वही हालात आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कब पता नहीं वहाँ से गोली चलनी शुरू हो जाए, कब गोलाबारी शुरू हो जाए। और जस्ट पीछे की तरफ ही अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गोलाबारी की पाकिस्तान में, जिसमें कई मवेशी मौत के नींद सोए हैं, कई मवेशी मरे हैं और इसके अलावा लोगों के घरों को भी डैमेज हुआ है। अब हमें सुबह का इंतजार था ताकि कुछ और लोगों की बातें देश तक पहुंचाई जा सके। अब्दुलिया या अर्निया जैसे जगहों पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक ऐसी जगह आती हैं जहां पर आपको बिल्कुल अंधेरे में चलना पड़ेगा क्योंकि रोशनी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, तो रुकिएगा। अब अगर यहाँ से हम दोनों तरफ देखेंगे तो फेंसिंग है दोनों तरफ और ऐसी स्थिति में अगर हम बस इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें और लाइट जलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम टारगेट पे होंगे, इसलिए लाइट दोनों ऑफ कीजिएगा, आप भी ऑफ कर लीजिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमूमन ये हिदायत दी हुई है कि आप जब इस रास्ते पे चलें तो अमूमन लाइट बंद करके रखें। सुबह हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पाकिस्तान के सताए हुए लोग पूरे देश तक अपनी बात रखना चाहते थे। आपके घर पर फायर हुआ था, शैला के गिरा था? हमारे घर में कुछ नहीं रहा। हमारे साथ जो है मकान था उधर 2 बम पड़े थे। एक तो हमारी लड़की थी, हमारे मामे की नूह थी, वो तो इसमें चलेगी है क्या नाम, इसमें तो अमृतसर में उसकी लत काटी गई, प्रश्न उसका हो गया, बेकार हो गया ज़िंदगी में। हमारे घर में भी जितनी है सब मकान शीशे जो सब ख़त्म हो गए। हमारे दोनों में एक इधर लगी उसको, एक को टांगों लगी। कुछ ऐसी सुविधाएं दे दी जाएं जिससे कम से कम नुकसान हो, उनको इस तरीके के हालात में ना रहना पड़े। कोई किसी ने नहीं दिया। हमारी ज़मीन भी ऐसी है, बॉर्डर पर है, उधर से तोप टूटती है तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। अभी फसल पके हुए हैं, ना तो उधर हम खुद काट सकते हैं, ना कोई ये जा सकती है, कमैन जा सकती है। और ये अमूमन होता है, ऐसा ही होता है जब पाकिस्तान फायरिंग करता है तब आपको छोड़ के आना पड़ता है और स्कूल बंद हो जाते हैं? हाँ, आना पड़ता है इधर। तो फिर आप कैसे पास होंगे, कैसे अच्छे नंबर आएंगे? पता नहीं बस। कौन सी क्लास में? 5th में। स्कूल बंद है? 9th में। 9th में है। हाँ। अब ये बताइए, जो पढ़ाई का इस समय बीच में हर्जाना हो रहा है, नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोग, तो कैसे रिकवर करेंगे? क्या स्कूल अलग से खुलेंगे या आप इस राहत शिविर में रह रहे हैं तो कोई पढ़ाने आ रहा है आपको या फिर ऐसे ही चल रहा है? नहीं आ रहा, इधर ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। हाँ। यहीं हमें ये महिला मिली जिनके दिल में डिजाइनर नेताओं के लिए गुस्सा भी था और अपनों के बीच पराया महसूस करने का गम भी था। हम बॉर्डर के किसान लोग बॉर्डर से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमारे बस में हो तो हम तो चाय भी वहाँ पाकिस्तान में जाके सुबह बना के पी के दिखाएं इन लोगों को। लेकिन इस सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को और दिल्ली की सरकार को ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे और जैसे ये लोग बूढ़े हैं, इन लोगों के लिए पीछे 5-5 मरले के प्लाट या जगह कोई दे दे, हम लोग इनको सेफ रख के और हमारी जो हिंदुस्तान की फौज है हमको उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के 24 घंटे हम रहने के लिए तैयार हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो शक वाली बात नहीं है।
आप तो कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, लेकिन इस देश के नेता आपसे कंधा मिलाने को तैयार नहीं। बिल्कुल, देश के नेता जो है वो हमारे साथ कंधा मिलाते ही नहीं है। एक छोटी सी बात होती है तो उसके लिए 4-4 दिन के लिए ये लोग बाजार बंद करवा देते हैं। कभी किसी ने ये बोला कि भाई बॉर्डर के किसान के लिए बाजार बंद होना चाहिए। इस बीच बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों के लिए अलग से कॉलोनी बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है इन लोगों की सलामती। पाकिस्तान तो नापाकिस्तान है, उसने तो ये हरकतों से बाज नहीं आना है, लेकिन हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी हिफाजत की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है, हम लोगों की है। इसके लिए बहुत पहले से काम चल रहा है, कोशिश हो रही है। पहले था कि इनको पीछे हम 5-6 किलोमीटर पीछे कुछ 5-6 मरला का प्लॉट दे दें ताकि वहाँ पर ये कुछ बना लें और वहाँ पर शिफ्ट कर लिया करें। पर उसको क्या हुआ कि फौज ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लोग बॉर्डर छोड़ के चले जाएंगे, जिससे कि बॉर्डर मैनेजमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉर्डर खाली अगर हो जाता है तो फिर भी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करना आसान हो जाता है। दूसरी बात जो थी और वो जो कि जिस पे काम भी शुरू हो गया हुआ है वो है इनको मोर्चे बना के देना। ये मोर्चे जो हैं बनना शुरू हो गया, 1100 मोर्चे ऑलरेडी बन चुके हैं, पर ये बनना शुरू हुआ अखनूर की तरफ से, और ये जो हीरानगर और सांबा का इलाका है वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं। जब मोर्चे बन जाएंगे तो तब इनके लिए एक साधन हो जाएगा कि ये मोर्चों में घुसकर अपने आप को बचा सके। आमतौर पर सरहद पर रहने वाले लोगों की बातें देश के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम पाकिस्तान के सताए हुए आपके अपने देशवासियों की बातें आप तक पहुंचाएं, ताकि आप इस बात का शुक्र मना पाएं कि आप देश के ऐसे महानगरों या ऐसे हिस्सों में रहते हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ नहीं है, क्योंकि सरहद से सटे इलाकों में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू। सरहद पर बसे गांव के लोगों की तकलीफों से जुड़ी हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग का मकसद आपको स्थिति के बारे में बताना है जिसके बारे में आप तक किसी प्रकार की कोई खबर पहुंच नहीं रही। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीजफायर उल्लंघन की वजह से जम्मू के अलग अलग इलाकों से करीब 25,000 लोग अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। ये सभी लोग उन इलाकों में रहते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन्हें न सिर्फ तत्काल प्रभाव से मदद की जरूरत है, बल्कि आप सभी के समर्थन की भी जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज पर इन लोगों की सहन शक्ति को देखने और इनकी पीड़ा समझने के बाद पूरे देश को इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि सरहद से सटे इलाकों में रहना कितना मुश्किल है। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये भी आप ही के देश के नागरिक हैं। देश के तमाम नेताओं, फिर चाहे वो सरकार में शामिल हों या फिर विपक्ष में, इन सभी नेताओं को आज हमारी चुनौती है कि वो बॉर्डर के ऐसे इलाकों में आम लोगों के साथ एक रात बिताकर दिखाएं। दिल्ली के लुटियन जोन में बड़े बड़े बंगलों में बैठकर भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन बॉर्डर के आसपास के गांवों में जाकर बुद्धिजीवियों वाली टिप्पणियां करना उतना ही मुश्किल। दिल्ली के नेता और सरकारी बाबू अपने दफ्तरों में बैठकर फैसला तो कर लेते हैं, फाइलें भी आगे बढ़ा देते हैं, कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि सरहद पर मौजूद हमारे देश के आम लोगों पर उनके फैसलों का क्या असर होता है और ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर प्रेस के स्टिकर लगाकर वीआईपीज की तरह घूमने वाले डिजाइनर पत्रकारों को ऐसी असुविधाजनक रिपोर्टिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, और इसीलिए ये रिपोर्ट आज हमने आपको दिखाई।